टी क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो कि क्लास 10 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। मेनली हम इसमें इंडिया के इकोनॉमी की बात करेंगे, जिसके अंदर उन सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे जिससे इंडियन इकोनॉमी अफेक्टेड होती है। An economy is the best understood when you study its component or sectors। जब भी हम किसी इकोनॉमी को अच्छे से समझ सकते हैं तो उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम उस इकोनॉमी के कंपोनेंट को उसके सेक्टर को समझें कि ये इकोनॉमी कहाँ से डिपेंड होती है और कैसे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे इंडियन इकोनॉमी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास 10 के सीबीएसई इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम लोग मेनली 3 टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी को पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी इकोनॉमी होगा, सेकेंडरी इकोनॉमी होगा और टर्शियरी इकोनॉमी सेक्टर होगा। दूसरी चीज़ें अगर देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी सेक्टर पढ़ेंगे और अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ेंगे, या फिर पब्लिक सेक्टर पढ़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर पढ़ेंगे। तो मेनली इंडियन इकोनॉमी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है मेनली 3 चीज़ों पे। उस 3 चीज़ों में क्या है, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा प्राइमरी इकोनॉमी, सेकंड हो जाएगा हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी इकोनॉमी सेक्टर। दूसरी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमीज के अंदर में। तो इस चीज़ को समझने के लिए अच्छे तरीके से हमें करना क्या होगा, तो हम इसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ताकि इस वीडियो में उन सभी सेक्टर्स और उन सभी फैक्टर्स को हमने इंक्लूड किया है जिससे इंडियन इकोनॉमी अफेक्टेड होती है और इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में मदद मिलती है। वो प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिवीज़न है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में है। तो इस चीज़ से पहले कि इस लेक्चर का पीडीएफ फॉर्मेट हमने बनाया है, उस पीडीएफ फॉर्मेट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके इसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेक्टर्स और के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमी के सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर्स क्या होंगे। तो जहाँ देखेंगे सेक्टर्स डिफाइंड ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन विच बिजनेसेस शेयर द सेम और रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि सेक्टर का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी के सेक्टर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो सेक्टर्स होते हैं, इनका मतलब होता है कि ये क्या कर सकते हैं, तो सेक्टर्स एक ऐसे लार्ज सेगमेंट होते हैं इकोनॉमी का या किसी भी बिजनेस का जो शेयर किए जाते हैं सेम और रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से। तो इससे हम सेक्टर बोलते हैं जहाँ पे लार्ज सेगमेंट होता है। तो सेक्टर्स में हम यहाँ पर मेनली 3 सेक्टर्स की हमने बात किया है। प्राइमरी सेक्टर की बात की है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की बात की है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अपना प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर हम यहाँ पर देखेंगे व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पे क्या है कि उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे फार्मिंग हो जाएगा, हमारे फॉरेस्ट्री हो जाएंगी, हंटिंग हो जाएंगी, फिशिंग हो जाएगी और माइनिंग हो जाएंगी। तो ये 5 सेक्टर है इंडिया के पास में जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर को कैसे समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडिया जो है, इंडिया में इकोनॉमिक का जो प्राइमरी सेक्टर है वो फार्मिंग सेक्टर है, दूसरा फॉरेस्ट्री है, तीसरा हंटिंग है, चौथा फिशिंग है और 5वां जो हमारा प्राइमरी सेक्टर में है वो माइनिंग है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ऐसे गुड्स
जिनका एक्सट्रैक्शन जो है नेचुरल रिसोर्स से होता है, उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। तो इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है उनमें प्राइमरी सेक्टर 5 चीज़ों पे है। क्योंकि इंडिया क्या है, एक फार्मिंग है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, तो फार्मिंग के लिए इंडिया माना जाता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो फार्मिंग के ज़रिए हमारी इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ें जो हमारी प्राइमरी सेक्टर में है, फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट से भी इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है। तीसरी है हंटिंग। हंटिंग से होता है इकोनॉमी डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर में हंटिंग आता है क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेस हैं। उसके बाद है फिशिंग। आपको पता होगा कि इंडिया 3 साइड वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो हमारे यहाँ फिशिंग की जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग फिशिंग भी कर सकते हैं। तो ये इंडिया की प्राइमरी इकोनॉमी में आता है। लास्ट जो प्राइमरी इकोनॉमी में आता है वो आता है माइनिंग। आपको पता होगा कि भारत कोयले के लिए जाना जाता है, कि भारत में कोल का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। भारत में कोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वैसे और भी मिनरल्स हमारे पास हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो कोल है। क्योंकि इंडिया में ऑयल का प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि बॉम्बे हाई पे ऑयल प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है कि हम अपने ज़रूरतों को सफिशिएंट कर सकें। इनसफिशिएंट है हमारी ज़रूरत के लिए। तो हमारे यहाँ माइनिंग होती है, सबसे ज़्यादा कोल की माइनिंग होती है। आपको पता होगा कि बिहार और झारखंड ये 2 स्टेट हैं जो पहले एक ही हुआ करते थे। तो इन 2 स्टेट को मिलाकर ये बिहार और झारखंड में कोल की माइनिंग सबसे ज़्यादा होती है, फिर असम में होती है। तो 60% ऑफ इंडिया में जितने भी कोल का प्रोडक्शन किया जाता है उनमें से 60% का प्रोडक्शन बिहार और झारखंड में होता है। तो हम अब देखते हैं अपने जो हमारा सेकंड इकोनॉमी का सेकंड सेक्टर है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। उसको सेकेंडरी सेक्टर कवर एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। some manufacturing process are required here. It is also called the industrial sector. For example, using cotton fiber from the plant, we spin the yarn and weave clothes. Using the sugar cane as raw material, we make sugar और गुड़, जैगरी। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें नेचुरल रिसोर्स को किसी दूसरे फॉर्म में बदलेंगे तो वो हमारे हो जाते हैं, जैसे कि शुगर केन से शुगर बनाना या फिर जैगरी बनाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। यार्न है, सिल्क से सिल्क क्लॉथ को बनाना। तो ये सारी चीज़ें इंडिया की सेकेंडरी सेक्टर है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है। अब टर्टरी सेक्टर की बात करें तो इंक्लूड एक्टिविटी डेट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टर्टरी सेक्टर इंक्लूड करती है ऐसी एक्टिविटीज़ को जिसके अंदर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो सकता है। तो उन सारी एक्टिविटीज़ जिससे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप किया जा सकता है, उन सारी एक्टिविटीज़ को टर्टरी सेक्टर में रखा जाता है। दिस एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ, ये एक्टिविटी देमसेल्फ हो सकता है, डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड but they are an aid and support for the production process. It is also called the service sector. Example, teachers, doctor, washerman, barber, cobbler, lawyers, call centers, software companies and the other companies. और यहाँ पे टर्टरी सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो टर्टरी सेक्टर में हमारे वो सारी एक्टिविटीज़ आएगी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को क्या करेगी, हेल्प करेगी इम्प्रूवमेंट में। जैसे टीचर्स, कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के अंदर टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो स्टडी कराते हैं, तो जाकर
प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है। डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डॉक्टर पे डिपेंड होता है। वाशरमैन, बार्बर, कोबलर, लॉयर, कॉल सेंटर एंड द सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड द अदर कंपनीज ऑल आर। देखेंगे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्री है, जो 11 लाख करोड़ कैपिटल इनकम है। रिलायंस कंपनी का 11 लाख करोड़ कैपिटल इनकम है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये भी इंडिया के इकोनॉमी में डेवलपमेंट देती है। तो ये मेन 3 चीज़ें थी जिसको हमने जाना कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी सेक्टर जो कि नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्शन होगा, सेकेंडरी सेक्टर ऐसे जो प्राइमरी सेक्टर को इंक्लूड करेंगे और वो प्राइमरी सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको दूसरे फॉर्म में बदल देंगे, और टर्टियर सेक्टर में हम देखेंगे कि जो ऐसे एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपेयरिंग ऑफ दीज 3 सेक्टर्स, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स and the service produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for the year. The sum of the production in the 3 sectors gives gross domestic product, GDP of the country. GDP is the value of final goods and service product within a country during a particular year. It shows how big the economy is. In India, the task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry. यहाँ पे अगर 3 सेक्टर की हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यू देते हैं उन सारे गुड्स के, सर्विसेज के, प्रोडक्ट के, उन सेक्टर्स में एक पार्टिकुलर ईयर में। जैसे कि इसके पहले वीडियो में जो कि इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, उसमें हमने जीडीपी के बारे में बताया है। अगर आपको ये जीडीपी का लेक्चर देखना है तो आप इसे फर्स्ट चैप्टर को भी देख सकते हैं, इसके पहले वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि इंडिया कितना प्रोडक्शन करता है उस पर डिपेंड करेगा इंडिया का जीडीपी, जो कि जुलाई 2018 से डाउनग्रेड में है और अब ये 3 के आसपास है, लगभग 3 पॉइंट समथिंग के आसपास है इंडिया की जीडीपी, जो कि डाउनग्रेड में है। तो ये इंडिया की इकोनॉमी में टास्क है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब इसे कंपैरिजन इस तीनों सेक्टर में कर सकते हैं। तो उसको कंपैरिजन करने, और ये जो जीडीपी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं तो उनकी मीटिंग में जीडीपी ग्रोथ रेट देखा जाता है। अब यहाँ पे इसको मैंने एक ग्राफ से दिखाया है प्रोडक्शन को, गुड्स एंड सर्विसेज के जीडीपी को। तो यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं। जो ग्राफ एक है हमारा फर्स्ट ग्राफ में है कि जीडीपी बाय द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर में। अब यहाँ पे अगर देखिएगा कंप्लीट दिखेगा कि यहाँ पे 3 कलर से इसको अटैच किया गया है, एक ग्रीन है, एक रेड है और एक यहाँ पे हमने दिखाया है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर को प्राइमरी सेक्टर और रेड कलर को सेकेंडरी सेक्टर और ग्रीन कलर को टर्टरी सेक्टर से हमने देखा है। तो सन 1973 से लेकर 74 और लास्ट 2013 से 14 का ये चार्ट हमने बनाया है, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर से रिलेटेड हमने जीडीपी ग्रोथ रेट को दिखाया है कि इंडिया की जीडीपी क्या रही है। तो यहाँ पे ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर है तो वो सबसे ज़्यादा किसकी है, ग्रीन कलर दिख रहा होगा, उसके बाद रेड कलर दिख रहा होगा और थर्ड नंबर पे आपको ये दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो ये 3 सेक्टर है जिसमें टर्टरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है इंडिया के इकोनॉमी को, फिर सेकेंडरी सेक्टर है और प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेस हैं लेकिन अदर कंट्री के बनिस्बत इंडिया में रिसोर्सेस कम है। हम जैसे अगर दूसरे कंट्री का हम एग्जांपल लेते हैं तो आज सऊदी अरब ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा
जो ऑयल का प्रोडक्शन और सर्विस देता है उसमें सऊदी अरब 1 नंबर पे आता है, फर्स्ट रैंक है उसका। तो यहाँ पे इस चीज़ में हमने देखा है कि इस ग्राफ से हमने क्या समझा है कि 2013 टू 14 तक का है लार्ज सेक्टर इन इंडिया, वो टर्टरी सेक्टर रहा, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। टर्टरी सेक्टर हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब यहाँ पे देखिए टर्टरी सेक्टर्स में क्या क्या आते हैं, तो टीचर्स हैं या फिर हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो हमारी कंपनीज़ है, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें टर्टरी सेक्टर में आती हैं। तो इंडिया की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी अगर डेवलप होती है, इकोनॉमी अफेक्टेड होती है, तो उसमें टर्टरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस होता है। और ये इम्पोर्टेंस टर्टरी सेक्टर का इतना ज़्यादा क्यों होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे कि सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, insurance companies, etc. are considered as basic services and are necessary for all peoples. टार्टरी सेक्टर में देखेंगे जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिसेस हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इन सब में सबसे ज़्यादा अगर जॉब प्रोवाइड कराती है तो टार्टरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ कराती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइड होता है वो टार्टरी सेक्टर में है। तो ये कंपनियां जितना ज़्यादा से ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको जॉब मिलेंगी, और जितनी ज़्यादा जॉब होगी, इनकम होगी, तो इंडिया का इकोनॉमी जो है, जो इसके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज़ होगा और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें की जा सकती है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। कि टार्टरी सेक्टर में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया जो है वो बोला जाता है कि कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ पे फार्मिंग इज़ द मोस्ट, ठीक है, कि इंडिया का जो है फार्मिंग ही मोस्ट है इकोनॉमिक सेक्टर। फार्मिंग सेक्टर हमारा मोस्ट इकोनॉमिक सेक्टर है। तो इंडिया को किसानों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ द फार्मर्स बोला जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है यहाँ। तो इंडस्ट्रीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। तो ये सारी कंपनियाँ जो हैं उन सब से भी क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से इकोनॉमी पे इस पर डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर जो है उसी पे ये कंपनीज भी डिपेंड करती है। तीसरी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड जो हमारा है वो है कि विद द राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ये जो टार्टरी सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट है, 2 पॉइंट हमने देखा। तीसरा पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है, इनकम के साथ साथ उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता है और उसकी डिमांडिंग बढ़ती है। अगर हमारी डिमांडिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके लिए कंपनीज लगेगी, उसके लिए जिस टाइप के डिमांड होंगे उस चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। अब टूरिज़्म की व्यवस्था होगी, आज से 100 साल पहले जाइए, कोई टूरिज़्म नहीं था। 200 साल पहले टूर कीजिए तो कोई टूरिज़्म प्लेस नहीं था, क्योंकि उस टाइम में जो इकोनॉमी थी, पर कैपिटा इनकम था लोगों का, वो बहुत ही कम, लो और लो रहा है। तो वहाँ पे कोई टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई वहाँ पे रेस्टोरेंट का सिस्टम नहीं था, शॉपिंग मॉल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे। लेकिन आज क्या है कि इनकी इकोनॉमी बढ़ी है, तो यहाँ पे जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेंगी, तो यहाँ उनका डिमांडिंग बढ़ेगा। तो उनके लिए ईटिंग आउट जैसे रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, टूरिज़्म है, शॉपिंग मॉल्स हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें
उसको ज़रूरत होगी तो डिमांडिंग होंगी, तो ये सारी चीज़ों को स्टार्ट किया जाएगा। जब इसे आगे देखेंगे 4 नंबर में देखिए, तो ओवर द पास्ट डिकेड ये कहता है कि 10 साल पहले देखिए तो सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज हमारे पास में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, आज एरोप्लेन्स हैं, आज हमारे पास में शिप्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाने का काम करती है। पहले शिप के ज़रिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाया जाता था, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि ये डिमांडिंग हुई, लोगों के पास इनकम हुआ, पैसे हुए, तो वो शिप्स को छोड़कर, क्योंकि शिप में टाइम बहुत ज़्यादा कवर होता है, तो एरोप्लेन के लिए डिमांडिंग होने लगी। तो अभी आप देखिएगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए अब शिप का यूज़ नहीं होता है, एरोप्लेन्स यूज़ किए जाते हैं। दूर लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए एरोप्लेन्स का इस्तेमाल होता है, चूँकि पीपल की इनकम बढ़ी है और उन्होंने डिमांड को बढ़ा दिया है। इसी तरीके से शिप का जो यूज़ है वो अभी सिर्फ गुड्स के लाने के लिए, ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि शिप के पास स्टोरेज बहुत होता है, तो वो एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो कहता है लास्ट डिकेड में देखिए तो 10 साल पहले भी अगर जाते हैं तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी डेवलप हुई है। आज से 20 साल पहले अगर हम देखेंगे तो उसमें जो टेलीफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, या फिर हमारे इंटरनेट सर्विसेज हैं, तो ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं थी। और आज अगर हम देखेंगे तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो इंटरनेट का यूजेस है, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप के इस्तेमाल है, कंप्यूटर के यूजेस हैं, तो हर कंपनी, हर सेक्टर में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये लास्ट डिकेड की टेक्नोलॉजी है, चेंज किया है, और आज मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट हमारे लिए क्या है, एक ज़रूरत बन गई है। तो हम यहाँ से उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम उसका डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम भी है। और अगर हम इसी चीज़ को आगे देखें तो हमने यहाँ पे दिखाया है कि वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, कि सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है इंडिया के अंदर में। अभी इस वीडियो में हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, ऑल टू ऑल हम बात करेंगे अपने इस कंट्री की, ग्रेट कंट्री की, इंडिया की। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा 3 सेक्टर है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर में। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर। इसके पहले मैंने बताया है कि इंडिया को क्या कहा जाता है, किसानों का देश, ठीक है, कंट्री ऑफ द फार्मर। क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो हमारी जितनी आबादी है उसमें मोर देन 50% वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि दीज सेक्टर्स एम्प्लॉयज लेस देन हाफ ऑफ द पीपल कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के कंपटीशन में यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट्स ओनली एक क्वार्टर ऑफ जीडीपी, एक क्वार्टर ऑफ जीडीपी में 1/4 जो है जीडीपी ग्रोथ में यहाँ पे हमारा फार्मिंग सेक्टर का इम्पोर्टेंस होता है। सेकेंडरी सेक्टर में सेक्टर प्रोड्यूस दी 4/5 ऑफ दी प्रोडक्ट, 4/5, 4/5 होता है, तो बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर का 25% के आसपास है। तो यहाँ पे एक चीज़ें हमने देखा है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि अब हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा तभी हम लोग यहाँ पे सही तरीके से रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी युवाओं का देश कहा जाता है भारत को, हिंदुस्तान जो है, इंडिया, वो यहाँ युवाओं का देश है। तो यहाँ पे हर युवा जो भी हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा। एम्प्लॉयमेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम देखेंगे कि इस एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन टू द पीपल बाय आइडेंटिफाइंग, promoting and locating industries and services in the semi rural areas। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा,
प्रमोट करना होगा, लोकेट करना होगा इंडस्ट्रीज़ को, सर्विसेज को सेमी रूरल एरियाज़ में। दूसरी चीज़ें क्या होगी, एवरी स्टेट और रीजन्स हैज़ द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड डेवलपमेंट फॉर द पीपल इन द एरिया, कि जो भी हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के या जो भी अलग से रीजन्स हैं, जो यूनियन टेरिटोरीज़ है, यूटीज़ है, तो उन्हें क्या करना होगा, हैज़ द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन दैट एरिया। उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा, तब जाकर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा। इट कैन बी डन बाय द टूरिज़्म, ये टूरिज़्म के ज़रिए बढ़ाया जा सकता है। रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, जो रीजनल क्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो उसके आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना होगा। न्यू सर्विसेज लाइक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल को बढ़ाना होगा। ए स्टडी कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन नोन एज द NITI आयोग, जिसको कि नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ये बनाया गया था, एक प्लानिंग कमीशन है। तो इसमें क्या है, एस्टिमेटेड दैट नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशनल सेक्टर अलोन। तो इस को रिसेंटली ही नीति आयोग का गठन किया गया था, नीति आयोग को बनाया गया है जो एक प्लानिंग कमीशन है। तो ये एस्टिमेट किया है कि लगभग 20 लाख जॉब क्रिएट करेगा एजुकेशनल सेक्टर के अंदर में। तो आगे देखेंगे कि नीति आयोग की क्या प्रोग्रेस रहता है। तो नीति आयोग के बारे में आप लोग इंडिया गवर्नमेंट के साइट पे जाकर, जो फिनांस मिनिस्टर की साइट है, वहाँ जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। नीति आयोग के हर एक रिपोर्ट को हम लोग वहाँ देख सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया विच इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। सन 2005 में लाया गया था अंडर द मनरेगा 2005, एंड दोज हु आर एबल टू and are the need of the work in the rural areas are guaranteed 100 days of employment in the year by the government of India. If the government fails in its industry to provide employment, it will be unemployment allowance to all the peoples. तो इसके लिए क्या करना होगा, एक तो चीज़ें मैंने बताया कि उसके लिए आईटी सेक्टर या कंपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना होगा। वो कौन से सेक्टर में प्रोवाइड करना होगा, तो सेमी रूरल एरियाज़ में, चूँकि सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सेमी रूरल एरियाज़ में है, क्योंकि शहरों में एम्प्लॉयमेंट है, सिटीज़ में। और अगर हम रूरल एरियाज़ में जाएंगे, गांव में, तो वहाँ लोग किसान हैं। लेकिन जो सेमी रूरल एरियाज़ है उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सामना करना पड़ता है। इसलिए जो इंडिया गवर्नमेंट है वो एक एक्ट लेकर आती है और एक कमीशन का गठन करता है, एक कमीशन को बनाती है, प्लानिंग कमीशन को, जिसका नाम नीति आयोग होता है। तो नीति आयोग एक एस्टिमेट देता है कि लगभग 20 लाख जॉब जो है, 20 लाख जॉब को क्रिएट करेगा एजुकेशनल सेक्टर के अंदर में। और नीति आयोग के तहत आज जो टीचिंग की बहालियाँ हो रही है टीचर्स की, वो नीति आयोग के तहत हो रही है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया जो है वो एक लॉ इम्प्लॉयमेंट किया, जिसमें इंडिया के लगभग 625 डिस्ट्रिक्ट हैं, 625 डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे मनरेगा है। तो मनरेगा एक स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, और इंडिया गवर्नमेंट के साइट पे जाके मनरेगा के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर में वो ये तय करता है कि 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट हर इंसान को मिलेगा जो कि इंडियन होगा, और मनरेगा के तहत एक साल में 100 दिन काम करने के लिए दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहता है कि इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल बी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल, कि अगर सरकार इस चीज़ के लिए फेल हो जाती है कि वो यहाँ के जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हें जॉब नहीं दे पाती है, तो जॉब नहीं देने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस देना होगा। तो ये नीति आयोग का गठन किया गया है। तो हम उसकी रिपोर्ट को देखेंगे, आप भी उसके साइट पे जाकर नीति आयोग के साइट पे उसकी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में अब दूसरी बात पढ़ेंगे। अभी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर को पढ़ा है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो इट इज़ ए सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयमेंट गेट्स एश्योर्ड वर्क। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है,
ऑर्गेनाइज सेक्टर हमें क्या कहता है कि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टर्म जो है वो फिक्स होता है और रेगुलर होता है, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट हमेशा मिलेगा, एक रेगुलर वे में मिलेगा, वहाँ पे आपकी जो जॉब है वो फिक्स रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, तो दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, unorganized sector is characterized by the small and scattered unit which are largely outside and control of the government। तो यहाँ पे कहता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर्स हो जाते हैं जहाँ वो सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ें हम इसके बारे में देखेंगे, जो है कि जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and have to follow its rule and regulation which are given in the various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of the Gratuity Act, Shops and Establishment Act, etc. जबकि अनऑर्गेनाइज्ड जो है आर द रूल्स एंड रेगुलेशन बट आर नॉट लॉज सिंस दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द इंडिया गवर्नमेंट। कि यहाँ पे अगर हम दो चीज़ें देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड का है और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है कि वो इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है और जो सैलरी सिस्टम होता है, जो एम्प्लॉयमेंट का जो मिनिमम सैलरीज है, वेजेस है, पेमेंट का तरीका है, इस्टेब्लिशमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के तहत होती है। कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के थ्रू होता है। लेकिन ये जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो तो करता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं होता है गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे सेक्टर्स जो इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएंगे। तो हम इसके यहाँ पे देखेंगे, जो तीसरी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे जॉब्स हैं आर रेगुलर एंड आर फिक्स एंड वर्किंग आवर्स इफ़ द पीपल वर्क मोर देन गेट पेड फॉर। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ओवर टाइम वर्किंग कर सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट उसके लिए ओवर टाइमिंग लेकर आती है कि जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें काम करने की टाइमिंग और सैलरी पे करने की टाइमिंग सब बनी हुई है इंडिया गवर्नमेंट के मुताबिक, वहाँ पे रूल्स हैं, उस रूल के मुताबिक बना हुआ है। तो ये चीज़ें क्या हो सकती है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर हम जैसे इंडिया में 8 आवर्स वर्किंग है, अगर 8 घंटे से ज़्यादा वर्क करते हैं हम तो उससे ज़्यादा का हमें ओवर टाइमिंग मिलेगा, ओवर टाइमिंग वर्क मिलेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर जाएंगे तो जॉब्स आर लो पेड, वहाँ पे कम सैलरी होती है और फिर नॉट रेगुलर। तो ये रेगुलर नहीं होता है, कभी आपको जॉब मिलेगा कभी आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो ये आपका सेक्टर होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और जब हम अगले अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वर्कर्स इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है कि अगर यहाँ पे आपको जॉब लगता है तो अब वो उस समय तक आपको नहीं हटा सकता है, क्योंकि वो इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। जब तक इंडिया गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट को जो एम्प्लॉई है उन्हें हटाने का जो रूल्स है, उस रूल को अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो ये नहीं हटा सकता है। लेकिन जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे आपकी जॉब सिक्योर नहीं होती है और ये आपको क्या कर सकता है, कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न। तो किसी भी रीज़न से आपको ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हटा सकती है। लेकिन जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको बिना किसी रीज़न के नहीं हटा सकती है। तो यहाँ पे अब हम अगला पॉइंट देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, कि पीपल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गेट द सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स सच एज द पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी। यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इन्हें मिल जाती है, सैलरी के अलावा भी मिलती है, अलाउंस भी मिलता है, हॉलीडेज मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है,
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखेंगे। उनके लिए एक छुट्टी जो उनकी हॉलीडे होती है, उस हॉलीडे को एक फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ इस चीज़ की आपको हॉलीडे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो देयर आर नो प्रोविज़न फॉर द ओवर टाइम, पेड लीव्स, हॉलीडे लीव्स ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको प्रोविज़न नहीं मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम फिर से बात करें तो क्या कहेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देयर आर सो मच फैसिलिटीज़ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कीजिए तो पीपल गेट्स मेडिकल बेनिफिट, फैक्ट्रीज मैनेजर हैज़ टू इंश्योर द फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट व्हेन दे रिटायर, दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल। तो ये आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइज्ड कंपनी जो होगी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा हमारा, उस ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई वर्कर्स रिटायर करता है, अपने एम्प्लॉयमेंट टर्म को कंप्लीट करता है, तो वहाँ से उसको पेंशन भी मिल सकता है, रिटायरमेंट भी मिल सकता है। और उसके अलावा उसकी कंपनी में उस सेक्टर में उसके लिए जो है वो फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, जैसे कि उसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए या फिर सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी भी उन्हें दी जाती है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो यहाँ पे हमने देखा है। और नेक्स्ट पॉइंट इसके देखते हैं और भी। तो नेक्स्ट पॉइंट में एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर गवर्नमेंट सेक्टर। सबसे पहला गवर्नमेंट सेक्टर होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिलेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ से सबसे बड़ा आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में। एम्प्लॉय रजिस्टर्ड इन इंडस्ट्री वर्कर्स, एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड इंडस्ट्री वर्कर्स, नहीं, अंगनवाड़ी वर्कर्स, विलेज हेल्थ वर्कर्स। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में आएगी। और भी ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स जो इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, ऑर्गेनाइज सिस्टम पे चलते हैं, तो वो भी इस रूल को फॉलो करेंगे और उनके जो एम्प्लॉय होंगे उन्हें भी इस टाइप की बेनिफिट्स मिलेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइज नहीं है, एग्जाम्पल ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जैसे शॉपकीपिंग है, अगर आपको कोई शॉपकीपर रखता है तो कभी भी आपको निकाल सकता है। फार्मिंग है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, कभी इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट सही नहीं हुआ, वेदर सही नहीं हुआ, तो फार्मिंग इफेक्टिव हो जाता है। डोमेस्टिक वर्कर्स हो जाते हैं, जैसे कोई लेबर है, तो अब लेबर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा वर्क ही मिलेगा। रिक्शा पुलिंग वाला है, ऑटो है, या फिर इस टाइप की जो भी है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है, ऑर्गेनाइज सिस्टम पे और इनऑर्गेनाइज सिस्टम पे। तो यहाँ पे हमने देखा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे, वो देखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्योंकि अभी तक जो आपने लिखा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ क्या है कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो वर्क करता है तो उसे कभी भी वहाँ से हटा दिया जा सकता है। कोई ज़्यादा टाइम में वर्क कराकर कम टाइम का पैसा भी दिया जा सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता नहीं है। लेकिन हम अगर इसकी बात करें कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए देखिए कि देयर इज़ अ नीड फॉर द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिया गया है, जो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स को बनाया है। तो उस पॉइंट के जरिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेज रेट एंड आवर्स ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे मिनिमम वेजेज रेट जो है वो आपको करेगा, गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो यहाँ पे जा करके आपको या गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिए, उसकी सैलरीज को और वर्किंग आवर को फिक्स करना चाहिए। दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखिएगा कि गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीपल, कि जो ऐसे पीपल जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए सेल्फ लोन जो है वो प्रोवाइड करती है, सेल्फ एम्प्लॉय लोन प्रोवाइड करती है।
तो वो गवर्नमेंट के लोन का प्रॉफिट बेनिफिट ले सकता है और अपने उस सेक्टर को बढ़ा सकता है। तीसरी चीज़ें जो हो जाएंगी, वो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड एफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशनल, हेल्थ, फूड एंड दिस वर्कर्स। तो गवर्नमेंट को चीप एफोर्डेबल पे करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको चीप प्रोवाइड करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर, फूड या फूड वर्कर्स हैं या फिर एजुकेशन है उन लोगों के लिए, तो ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। जो हमारी फोर्थ है, तो चौथी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉ विच कैन प्रोवाइड प्रोविज़न फॉर द ओवर टाइम, पेड लीव्स ड्यू टू सिकनेस। तो यहाँ पे सरकार को रूल बना सकती है कि गवर्नमेंट वहाँ पे रूल ला सकती है कि अगर वो ज़्यादा वर्क करेगा 8 आवर से तो उसे ओवर टाइम दिया जाएगा, या वो लीव पे होगा उसे लीव प्रोवाइड किया जाएगा, या लीव ड्यू टू सिकनेस अगर है तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी सैलरी भी पेमेंट की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमारा आता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी एम्प्लॉय हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उस टाइप का रूल लेकर आ सकती है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एक सिक्योर जॉब मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम अब दूसरी चीज़ों की बात करें, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि सेक्टर इन द टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो दो चीज़ें हमने देखा और हमने आपको बताया कि इसमें मेनली हम तीन चीज़ की स्टडी करेंगे: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और तीसरा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर था जो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा सेकंड है, जो ऐसे सेक्टर्स जिसमें ऑनरशिप के बेसिस पे होता है, जो ऐसा सेक्टर जो ऑनरशिप के बेसिस पे होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट owns most of the assets and provides all the services। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है owns most of the assets and provide all the services। तो एसेट्स को ऑन कर लेती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो अपने अंडर में लेती है उस कंपनीज को, और उसके बाद उसको क्या करती है, सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। दूसरी चीज़ें यहाँ देखेंगे प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर्स ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर द कंपनीज। ये कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो उनके हैंड ओवर में होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो दो चीज़ें हैं ऑनरशिप के बेसिस पे, एक ऐसा जिसके एसेट्स जो हैं वो सारी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आती है, तो और उन सारी चीज़ों को क्या करता है, सरकार ही, गवर्नमेंट जो है ये करती है। आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस को आपने देखा होगा जो अंडरटेकिंग में होता है। तो अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि उसके जितने एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट ले लेती है, और उसकी जितने भी एक्सपेंडिचर है, खर्च है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी गवर्नमेंट जो है सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। तो ये पब्लिक सेक्टर कहलाता है। लेकिन अगर उस स्कूल का जो ऑनर है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान है, एक सिटीजन है ऑफ इंडिया, या तो वो जो है ऑनरशिप उसका होगा, उसमें सरकार का कोई भी इनटेक नहीं होगा। तो गवर्नमेंट जो है उसको कोई चीज़, कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराएगी, और प्लस गवर्नमेंट जो है कोई सर्विसेज तो नहीं देगी, और गवर्नमेंट का उसके एसेट पे कोई दबाव भी नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पे हम कहलाती है प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब इससे आगे यहाँ देखेंगे अगर हम, तो ये देखिए कि रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। कि रेलवे क्या है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आती है। जो आपके रेलवेज हैं, इंडियन रेलवेज एशिया का सबसे बड़ा रेलवे है, रेलवे ट्रैक है एशिया का, इंडिया में। तो यहाँ देखिएगा जो हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है वो पब्लिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा रेलवे पे डिपेंड करती है हमारी इंडिया की इकोनॉमी। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हैं, ये सब गवर्नमेंट उसके सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जॉब देती है। लेकिन कंपनी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए पब्लिक सेक्टर में, तो कंपनीज यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे टाटा आयरन है, टाटा स्टील है, कंपनी लिमिटेड है, टेस्को है, रिलायंस इंडस्ट्री जिसका अभी मैंने बताया, आरआईएल, ये सब प्राइवेट सेक्टर है।
अब यहाँ पे मुकेश अंबानी RIL जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो इसके वो ऑनरशिप है, उनके पास 11 लाख करोड़ की उनकी संपत्ति है। तो 11 लाख करोड़ उनका कंपनी का वेल्थ है, कैपिटल है। तो ये देखिएगा, तो ये प्राइवेट सेक्टर में है, और ये जो रेलवेज है ये सब पब्लिक सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट द अर्न प्रॉफिट, इट मेन एम्स इन द पब्लिक वेलफेयर। कि पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, तो पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनी है वो सारी क्या करेगी, पब्लिक के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है, इसमें प्रॉफिटेबल नहीं होता है। आप इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकती है के यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग कि अब हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस देखा होगा, और पोस्ट ऑफिस से लेटर का ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वहाँ पे लेटर सबमिट करते हैं या कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उसके चार्जेस, और उसी सेम फॉर्म को अगर हम किसी प्राइवेट कुरियर सर्विसेज के ज़रिए भेजते हैं, ब्लू डार्ट है आपका या फिर डिलीवरी है, ये सारी कोई भी इस टाइप से अगर प्राइवेट कुरियर सर्विसेज है तो उन सबसे भेजते हैं, तो दोनों के कॉस्ट में बहुत का डिफरेंस आता है। वो इसीलिए आता है कि वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर है। पोस्ट ऑफिस जो है रेलवेज है, तो सारी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में है, वो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, उसके सारे एसेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। अब रेलवे के अब ट्रेन हमने देखा है और एरोप्लेन देखा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के जो हमारे पास है, चूँकि ज़्यादातर जो एरोप्लेन है वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, तो उनके कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। या और जो गवर्नमेंट होते हैं, जो हमारा इंडियन रेल है वो बहुत चीपेस्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड। तो एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव अर्न टू प्रॉफिट। देखिए मेन प्रॉफिट का यहाँ पे ये है कि पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर का मतलब प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वेलफेयर करना है। लेकिन अब जब यहाँ पे देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मुद्दा होता है प्रॉफिट को अर्न करना। यहाँ पे अब हम कुछ चीज़ें बताते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारे गवर्नमेंट की इंडियन इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो मैंने उसके लिए एक चार्ट बनाया है कि देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ which are primary responsibility of the government. Here we have listed a few of them. कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंस ऑन दिस सर्विसेज रेंडर्स बाय इट। कहता है कि यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस। अब यहाँ देखेंगे अभी पहले तो जीएसटी का सिस्टम नहीं था, अलग सिस्टम था, लेकिन फ़िलहाल में जीएसटी लगा है, 3 साल से जीएसटी वर्क कर रहा है। तो तो यहाँ पे देखेंगे तो जीएसटी रेट से जो टैक्स लेती है हमारी इंडिया गवर्नमेंट, वो वेलफेयर के लिए यूज़ करती है ये टैक्स। इसी हिंदुस्तान के सिटीज़न के लिए वेलफेयर के लिए वर्क में काम आता है। तो वो टैक्स के ज़रिए या फिर और दूसरी चीज़ों के ज़रिए भी यहाँ पे कर सकती है, एक्सपेंस कर सकती है। दूसरा है कि गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हेवी स्पेंडिंग सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, ब्रिज, रेलवे, ये सारी चीज़ें जितना भी हैं तो वो सब क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। क्योंकि ये हेवी चीज़ें हैं, ये पब्लिक सेक्टर एक हम और अब कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें खर्च होता है, बहुत ही ज़्यादा पैसों का खर्च होता है, तो कोई पब्लिक इतना नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट को करना चाहिए और करती भी है। ये सारे जितने रोड्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, तो ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है करती है। हमारे यहाँ स्कूलिंग भी है, तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है। बहुत सारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए फ्री एजुकेशन है। तो ये सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडिया गवर्नमेंट इसको कर भी रही है। जो तीसरी चीज़ें हैं मेन हमारे लिए, वो है कि देयर आर द सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेसेस। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है,
जिसका ऑनरशिप एसेट्स वो सब किसी और के हैं, गवर्नमेंट का उसमें नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसे लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने उस सेक्टर को बढ़ा सके। जो फोर्थ हमारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट इन इंडिया बाय वीट राइस द फार्मर एंड एट ए फेयर प्राइस एंड सेल एट द लोअर प्राइस। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो चूँकि इसे पहले मैंने बताया है कि इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ द फार्मर, ये किसानों का देश कहा जाता है। हमारे यहाँ फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये फार्मिंग के बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि जो हमारे किसान हैं उन सबका क्या करती है सरकार, जो है वो वीट को बाय करती है, राइस को बाय करती है और लोअर प्राइस पे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराती है शॉप में। ज़्यादा दाम पे ख़रीद करके कम दाम में प्रोवाइड कराती है, बेचती है। सरकार किसानों से ज़्यादा अमाउंट में वीट या राइस लेती है और जो उसे शॉप में देना है तो वहाँ पे आपको वो कम रेट में प्रोवाइड कराता है। तो ये तीसरी चीज़ें हैं। जो फोर्थ है, पांचवी चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिफ्थ है, वो हमारा है कि रनिंग प्रॉपर स्कूल्स प्रोवाइडिंग, ठीक है, इक्वली एजुकेशन। क्योंकि राइट ऑफ एजुकेशन आया था कि शिक्षा का अधिकार जो है वो हिंदुस्तान में कानून बनाया गया, रूल्स बनाए गए, तो उसके तहत इंडिया गवर्नमेंट जो है वो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो गवर्नमेंट के ज़रिए प्रोवाइड कराई जाती है। जो हमारा सिक्स्थ है, वो हमारा सिक्स्थ में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन to aspect of the human development such as availability of the safe drinking water। तो अच्छे पानी पीने की व्यवस्था गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पुअर एंड द फूड एंड द न्यूट्रिशन, वो सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो वीट राइस या फिर खाने पीने के सामान जो है वो गवर्नमेंट के ज़रिए पुअर फैमिली को प्रोवाइड कराए जाते हैं, घर बनाने के पैसे दिए जाते हैं। तो ये हमारी इंडिया गवर्नमेंट करती है, ये इंडिया गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। और हमारे कंट्री के अंदर में ऐसी चीज़ें जो क्या है कि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों में क्या करती है हमारी इंडिया गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प करती है। तो हमने देखा यहाँ पे कि इंडिया गवर्नमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। तो इंडिया गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन उसमें से 6 पॉइंट हमने यहाँ पे आपको नोट कराया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसका PDF फॉर्मेट अपने ऑफलाइन स्टडी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप ऑफलाइन स्टडी आसानी से कर सकें। तो एक बार ओवरव्यू में हमने देखा कि इस जो हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे डिपेंड करती है, कौन कौन से सेक्टर पर डिपेंड करती है। तो मेनली हमने इसमें 3 सेक्टर को पढ़ा है। इसके बाद हमारा इस तीनों सेक्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको देखना ज़रूरी होगा, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ें सबसे अच्छे तरीके से समझ में आई है। तो आप हमारा अगला वीडियो देखिए।